और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रामाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत प्रमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार ई साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में, या मैं कहूं कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब इसे विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज कोई यहाँ पर, मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें
10 राजकुमारों की कहानियां हैं और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता। यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ, फौ, बौ, भौ, मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ, फौ, बौ, भौ और मौ वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये है संस्कृत संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है, उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहां से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत भारती संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभावों का जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप का जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संस्कृत भाषा केवल और केवल पूजा पाठ की तक ही सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जन जन के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा में
संस्कृत संभाषण शिविर चलाकर सभी हमारे विधायकों को और मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया। और NEP 2020 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत पाठशालाएं प्रवेशिकाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को कार्यालयों की नाम पट्टिकाएं हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखी जा रही हैं। ऐसा काम हमने यहाँ राज्य के अंदर प्रारंभ कर दिया है। और जितने हमारे